एक हम लोग ले लें ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब जो है इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे मैं हमने ये लिया पी क्यू आर एस, तो पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू एंड पी एस मस्ट बी पैरेलल टू, ये ध्यान रखना, तभी जाकर के हमारी एक्टिविटी ये ठीक होगा। इसमें इस ग्लास स्लैब पे हम कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराएं, रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कराएंगे उसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि वो रे ऑफ लाइट 45 टू 60 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये हो गया इसका नॉर्मल, नॉर्मल एंड डैश। ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया, मान लो इसको हम लोग एबी ले लें। इस रे ऑफ लाइट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो ये रहा, इसका एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो एयर कौन सा मीडियम है बच्चों? रेयर मीडियम, और ग्लास हो गया डेंसर। तो जब कभी भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है उसका नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की टुवर्ड बेंड होती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे जो ये एंगल बना है इस एंगल को हम लोग एंगल R1 से डिनोट करते हैं, R1 से डिनोट। इस पॉइंट पे BC जो है रे है ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है। अब BC रे RS सरफेस से बाहर आ रही है, ग्लास स्लैब के RS सरफेस से ये आ रही है बाहर, ये हो गया हमारा नॉर्मल एन डैश। ये जो एंगल है, ये एंगल, इस एंगल को जरा ध्यान दो, मैं कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ, N1 डैश, N1। इस पॉइंट को C ले लेते हैं, N1 C और B, इस एंगल पे जरा ध्यान दीजिए। कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से सुने। ये वाला एंगल और इस एंगल पे जरा ध्यान दे करके देख के बताइए, क्या ये दोनों एंगल सेम होगा? पक्का? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम होगा। तो जब सेम होगा तो क्या हम इस एंगल को भी एंगल R1 ही बोलेंगे? अब एक बात बताओ, यहाँ पे रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, क्या यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट सिचुएशन है, ग्लास से एयर में जा रही है। अब जो ये रे ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज आउट हो रही होगी बाहर ग्लास स्लैब के, क्या ये एंगल एग्जैक्टली उतना ही एंगल होगा जितना एंगल आई है? सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सोचिए कि मैं क्या बोल कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर एंगल आई के लिए R1 बन रहा है तो क्या यहाँ पे R1 के लिए ये एंगल आई होगा? यहाँ की सिचुएशन थी रे ऑफ लाइट जो है दैट वाज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, क्या यहाँ पे जस्ट अपोजिट सिचुएशन है? तो अगर एंगल आई के लिए यहाँ पे R1 है तो क्या यहाँ पे R1 के लिए ये वाला जो एंगल होगा, क्या ये एंगल एंगल आई होगा? जस्ट अपोजिट सिचुएशन है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल आई। इस एंगल को हम लोग एंगल ई भी बोलते हैं, ठीक है, इस एंगल को एंगल ई बोला जाता है। एंगल ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये एग्जैक्टली एंगल आई के बराबर में होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? एक बार फिर से बताएं, चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। ग्लास स्लैब जो है PQRS, इसमें PQRS के पैरेलल है और PSQR के पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है AB, जिसके बारे में बोल रहा हूं, अभी सिर्फ उसी पे फोकस करो। अभी इसमें एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है AB रे ऑफ लाइट PQ सरफेस पे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना एंगल आई। क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अपने एक्चुअल पाथ में ना जाकर के इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे ये बना एंगल R1। अब BC जो इंसिडेंट रे है RS सरफेस पे, तो अब जो है RS सरफेस पे ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है जो एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है RS सरफेस पे, अगर हम उस एंगल को और R1 को देख रहे हैं तो ये दोनों एंगल सेम आ रहा है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नॉर्मल्स हैं, नॉर्मल्स पैरेलल होंगे। PQ ऑलरेडी RS के पैरेलल है, तो अगर PQ ऑलरेडी RS के पैरेलल है और नॉर्मल एक दूसरे के, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल, तो इसका मतलब है ये एंगल बराबर हुआ। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हुआ, एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 हुआ, तो यहाँ पे जो सिचुएशन है जो रिवर्स सिचुएशन है। पहले वाली कंडीशन में रे ऑफ लाइट वाज मूविंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, और इस वाले कंडीशन में रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे R1 R2 दोनों का सेम। इसका मतलब आई के लिए जब R1 बन रहा है तो यहाँ पे R1 के लिए ये जो बनने वाला एंगल होगा दैट विल आल्सो बी आई। इस एंगल को हम एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। इमरजेंस किसको बोला जाता है? जो एंगल किसी भी ग्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बाहर आ रहा है उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, चाहे वो ब्रिज में हो, चाहे वो ग्लास स्लैब के केस में हो, चाहे वो लेंस के केस में हो, किसी भी केस जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बाहर आ रही होती है उस एंगल को हमेशा हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस हुआ। अभी आपने देखा एंगल आई एंगल के बराबर में है। चलो अब इस पे जरा ध्यान दो, अगर हम इस पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें, क्या N2 और N2 डैश ये नॉर्मल और ये नॉर्मल भी पैरेलल होगा? जरा इस एंगल को देख के बताओ, तो ये वाले एंगल को जरा देख के बताओ, तो ये एंगल किसके बराबर में होगा? इस एंगल को देख के बताइए किसके बराबर में होगा? R1 के बराबर में होगा। तो ध्यान से देखना और जरा ध्यान से देखें, पक्का ये R1 के बराबर में होगा या इस एंगल के बराबर में? किसके बराबर में? ये वाली एंगल की बात कर रहा हूँ B। इस पॉइंट को कोई ले लो, चलो D ले लो, B N1 N डैश BD, N डैश BD, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल देखो, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होगी? R1 के बराबर नहीं होगी? ध्यान से देखिए ये एंगल। अच्छा एक बात बताओ, चलो उस
यहाँ पे हम एक सेम यही रे ऑफ लाइट ये वाली एबी को हम यहाँ इंसिडेंट कर दो, क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगी बराबर? अरे मैं इसको अभी बेंड नहीं कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है ना, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ बराबर। तो अगर ये एंगल इसके बराबर में है तो क्या ये एंगल आई हुआ, और अगर ये एंगल आई हुआ तो क्या ये भी एंगल आई हुआ, यहाँ पे भी एंगल आई और ये भी एंगल आई। इसका मतलब क्या एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और ये जो रे है जिसको कि हमने बोला इमर्जेंट रे, क्या ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होगा? और यही चीज प्रूव करने के लिए आ गया, प्रूव दैट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये क्वेश्चन है एग्जाम पर प्रूव करने के लिए, कैसे प्रूव करोगे, इतनी चीजें लिखनी पड़ेगी, कर पाओगे? कर दोगे? यहाँ पे साइंस कुछ है, कहाँ साइंस दिख रहा है, कहीं दिख रहा है साइंस, लेकिन प्रूव करने के लिए आ जाएगा। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू। अब यहाँ पे एक्चुअली यहाँ से एक्टिविटी क्या है, ये तो चलो पूरा का पूरा जो है ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो आप इसको ज्योमेट्री से ही सॉल्व करोगे, जैसे भी करना हो आप कर लीजिए, ठीक है, वो सब आप करते हैं। साइंस यहाँ पे जहाँ है हम लोग उसकी बात, ये एक्टिविटी कैसे है कि आपको एक ग्लास स्लैब ले लेना है, एक व्हाइट पेपर पे बीचों बीच एक ग्लास स्लैब रख दीजिए, इधर दो पिन्स लगाई, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2, ये रहा पिन नंबर 1 और ये रहा पिन नंबर 2, दो पिन्स लगाएं और उस दोनों पिन को देखते हुए तीसरा पिन यहाँ लगाएं और चौथा पिन यहाँ लगाएं। आपकी आई का पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए। आपको करना क्या है, ये चारों पिन्स एक स्ट्रेट पाथ में दिखे। अब देखो तो चारों पिन्स स्ट्रेट पाथ में दिखे, इसके लिए आपको थर्ड और फोर्थ पिन यहाँ पे लगाना होगा, एक्चुअल डायरेक्शन में लगाना होगा। कहाँ लगाना होगा बताओ? एक्चुअल डायरेक्शन में? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल डायरेक्शन में अप्लाई क्या कहानी, एक्चुअल डायरेक्शन में अप्लाई जा रही है, वहां तो जा ही नहीं, फिर एक्चुअल डायरेक्शन में लगाओगे एक लाइन में कैसे दिखेगा? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट इधर से जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो यहाँ इधर से होकर के इधर से आ रही है ना, तो आपको तो पिन नंबर 3 और 4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। एक्चुअल डायरेक्शन में लगाओगे तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से रे ऑफ लाइट जा ही नहीं है, रे ऑफ लाइट जा रही है इधर से, तो जिधर से जा रही है वहीं पे तो पिन लगाओगे। अब ये पिन लगाओगे कैसे? पिन लगाने का एकदम आसान सा तरीका, आई का पोजीशन यहाँ पे रखो, इस दोनों पिन को देखते हुए तीसरा पिन लगाओ, एकदम ये स्ट्रेट पाथ में दिखेगा, और उसको देखते हुए चौथा पिन लगाओ। अब चौथा पिन जब लगा दोगे तो आपको ये पिन लगाने के बाद आपको कैसा दिखेगा, देखो कैसा दिखेगा कैसे। ये ग्लास स्लैब रखा आपने बीच में, ग्लास स्लैब रखने के बाद आपने दो पिन लगाए यहाँ पे और यहाँ पे, उस दोनों को पिन को देखते हुए तीसरा पिन आपने यहाँ पे लगाया और चौथा पिन यहाँ पे लगाया, ये चारों पिन को लगा दिया आपने। आपकी आई का पोजीशन यहाँ पे रहा, आपने चारों पिन को ऐसे देख करके लगा दिया। अब ग्लास स्लैब को हटा दोगे, जहां पे पिन्स लगे हुए थे उसको आप पेंसिल से मार्क कर दोगे, सर्कल कर दोगे, आपको इस तरह से 4 पॉइंट, ठीक है, पेपर में यही 4 पॉइंट, और ग्लास स्लैब जो रखा हुआ था उसके चारों ओर पेंसिल से मार्क कर दोगे आप, ठीक है, यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा हुआ था ना, पेंसिल से चारों ओर मार्क कर देना ऐसे चारों ओर, आपको इतनी ही चीजें दिख रही। अब क्या करना है, पिन्स को आपने हटा दिया, ये सर्कल बना दिया, पिन नंबर 1 यहाँ पे था, पिन नंबर 2 यहाँ पे था, पिन नंबर 3 यहाँ पे था, पिन नंबर 4 यहाँ पे था। अब इस दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो, ये हो गया इंसिडेंट रे। इस दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया इमर्जेंट रे। इस पॉइंट पे क्या करो, एक नॉर्मल बना दो, इस पॉइंट पे क्या करो, एक नॉर्मल बना दो। ये हो गया ए बी सी, इसको हमने कुछ नाम दिया था, बी ए सी एफ, ये वाली लाइन हो गई ए सी एफ। अब इस रे ऑफ लाइट को एक्चुअल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गया ए सी, हो गया, सारे पॉइंट्स मिल गए आपको, जो यहाँ पे था वही सारा चीज यहाँ पे, ठीक है, तो ये है आपका एक्टिविटी। अब इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या ध्यान रखना होता है, पिन नंबर 2 का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, पिन नंबर 3 का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से वो भी लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ से यहाँ पे लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आपकी आई का पोजीशन जो है, पोजीशन ऑफ आई, ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्लास स्लैब से 25 सेंटीमीटर। ये कुछ प्रिकॉशन जो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त क्लियर सारी चीजें। ये जो दोनों है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है लेटरल शिफ्ट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं lateral displacement. How can we define lateral shift or lateral displacement? It is the perpendicular distance between original direction of incident ray and emergent ray. दोनों के बीच की जो perpendicular distance है, उस perpendicular distance को हम लोग बोलते हैं lateral shift या lateral displacement. क्लियर सबको? चलिए क्या क्वेश्चन आया? हाँ ही अभी लिखना है, अभी दिखाऊंगा। पिन वाला अलग से बनाना, इसी में साथ में मत बनाना, अलग से बनाना, हो गया? चलिए लिखिए, देखो ना, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटरल शिफ्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लेटरल शिफ्ट। फैक्टर नंबर 1 में लिखें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड में लिखिए, थिकनेस ऑफ द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। थर्ड पॉइंट में लिखें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब।
फोर्थ पॉइंट में लिखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। देखो ये चार चीजों के चार फैक्टर्स हैं इसके। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आई। सेकंड फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू refractive index of the glass slab। थर्ड फैक्टर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और फोर्थ फैक्टर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो इस पे इंसिडेंट हो रही है। ये चार फैक्टर है। वेवलेंथ को हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं लैम्डा। लैम्डा ये सिंबल है जिससे कि वेवलेंथ को शो करते हैं। यहाँ पे आपको मैं कुछ वेवलेंथ बताऊं तो उससे आप जरा कोरिलेशन हम लोग कि सनलाइट का ही ले लेते हैं आई वाई ओ आर विप्योर में जो वेवलेंथ होती है वेवलेंथ की लेंथ होती है वायलेट की लगभग होती है 400 नैनोमीटर के आसपास। एन एम से स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है इसको। रेड कलर की वेवलेंथ होती है लगभग 800 नैनोमीटर के आसपास। तो अगर हम इसमें सेम एंगल पे वायलेट कलर और रेड कलर को इंसिडेंट करें तो किसमें लेटरल शिफ्ट ज्यादा हो। क्वेश्चन ये है कि अगर हम वायलेट और रेड को सेम एंगल पे इंसिडेंट करें तो इस दोनों कलर में से किसमें लेटरल शिफ्ट ज्यादा हो। वायलेट में लेटरल शिफ्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लोअर विल बी द वेवलेंथ हायर विल बी द लेटरल। जिसका वेवलेंथ लोअर उसमें क्या होगा हायर विल बी द लेटरल। तो इसका मतलब सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस वायलेट विल हैव हायर लेटरल। तो ये हो गया बच्चों रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब कंप्लीट हायर लेटरल। तो ग्लास स्लैब से रिलेटेड और किसी को कोई क्वेश्चन कोई ऐसी चीज जो पूछे तो यहाँ तक रिलेटेड। ओके चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल लेंस। हेडिंग डालें स्फेरिकल लेंस। देखो स्फेरिकल लेंस बनाया कैसे जाता है। एक हम लेते हैं ग्लास स्लैब। एक हमने ग्लास स्लैब देखा इतने एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा दिए या रब करके घिसके हटा दिए वहां से। तो इतने एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा दिए तो अब ये कौन सा लेंस बन गया। इस लेंस का नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या इसको क्या बोला जाएगा कॉन्वेक्स। और बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कॉन्केव भी बनाते हैं। जैसे यहाँ से कॉन्वेक्स बना बिल्कुल सेम इसी तरीके से कॉन्केव भी बनाया जाएगा। इस तरह से ग्लास स्लैब दे दिया और यहाँ पे इतना पार्ट कट करके हटा दिया हमने इतने पार्ट को कट करके हटा दिया या रब करके जिसके हटा देते हैं उसको तो ये बन जाता है कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव हो गया ये कॉन्वेक्स हो गया। तो इस तरह से बनाया जाता है कॉन्वेक्स जिसमें कि जो दोनों सरफेस है वो दोनों सरफेस बल्ज्ड आउट है बाहर की तरफ बल्ज्ड है। ये है कॉन्केव लेंस और दोनों सरफेस जो है बल्ज्ड इन है अंदर की ओर बल्ज्ड है। बोथ द सरफेस यहाँ पे बोथ द सरफेसेस बल्ज्ड आउट है। ऐसे स्फेरिकल लेंस अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो तीन तरह की हो। ये लेंस हो गया एक ऐसा लेंस भी बनाया जाता है और एक ऐसा लेंस भी बनाया जाता है। इस तरीके से तीन लेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं इस तरह के लेंस को जो जनरली हम लोग ज्यादातर यही यूज करते हैं इसको बोला जाता है बाय कॉन्वेक्स। इसको बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स और इसको बोला जाता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स। कॉन्केवो कॉन्वेक्स क्या इस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। कॉन्केव में भी इसी तरह के तीन लेंसेज होते हैं। एक हो गया जिसमें कि एक सरफेस कॉन्केव है और दूसरी सरफेस अगर दोनों सरफेस कॉन्केव है इसको हम लोग बोलेंगे बाय कॉन्केव। अगर एक सरफेस कॉन्केव है दूसरी सरफेस प्लेन है इसको बोला जाएगा प्लेनो प्लेनो कॉन्केव। और अगर एक सरफेस कॉन्केव है दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है तो इसको बोला जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्केव। जैसे कॉन्वेक्सो कॉन्केव तो आप बोलोगे कि कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव दोनों तो सेम ही लग रहा है। तो आप उल्टा करते हो जिस डायरेक्शन को जो वाली सरफेस यूज करनी होती है उसके उसका नाम उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाए। तो ये हो गया स्फेरिकल लेंस के बारे में। अब स्फेरिकल लेंस लिख लिया आप लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी से लिखो थोड़ा हम लोग स्पीड अप करें। यहाँ पे जैसे मान लें कि ये कॉन्वेक्स लेंस है ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स लेंस ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही फोकल लेंथ लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में दो फोकल लेंथ। इसमें सिर्फ एक फोकल लेंथ इसमें दो दो फोकल लेंथ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो कर्व्ड सरफेस तो दो कर्व यहाँ पे तो एक ही कर्व्ड सरफेस है तो एक कर्व्ड सरफेस होने के कारण इसका एक सेंटर और उसके हाथ में उसका फोकल लेंथ। यहाँ पे देखो तो इसका दो कर्व्ड सरफेस है एक कर्व्ड सरफेस इधर की ओर और दूसरा कर्व्ड सरफेस इधर की ओर। दो कर्व्ड सरफेस हो गए दो कर्व्ड सरफेस हो गए। तो जब जब दो कर्व्ड सरफेस है तो एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की ओर आएगा और दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की ओर आएगा। समझ में आ रहा है? इसके एक फोकल लेंथ क्यों है और इसके दो फोकल लेंथ क्यों है? क्योंकि एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आ रहा है तो उसके हाफ में जैसे ये लेंस का बीचों बीच वाला पार्ट हो गया जिस सेंटर को हमने यहाँ पे नाम दिया ऑप्टिकल सेंटर। इसको नाम दिया यहाँ पे इसका क्या नाम था इसको हम लोग पोल बोल रहे थे। यहाँ पे इसका नाम क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये जो बीच वाली लाइन होती है इस बीच वाली लाइन को ये जो डायमीटर है लेंस की इसको हम लोग बोलते हैं
एपर्चर, लेंस की डायमीटर को एपर्चर बोला जाता है। C1 और ऑप्टिकल सेंटर का जो एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस होगा इसको हम लोग F1 बोलते हैं। ये हो गया O, ऑप्टिकल सेंटर को O से डिनोट किया जाएगा। O और C2 का जो एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस होगा इसको हम लोग F2 बोलते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हम लोग यहाँ पे C1 ना बोल करके बोलते हैं 2F1, कि कंफ्यूज ना हो आप लोग, क्योंकि C मिरर के लिए यूज किया जाता है और 2F1 लेंस के। यहाँ पे C2 की बजाय आप क्या लिखोगे 2F2, राइट के साइड में 2F2 और F2, लेफ्ट की साइड में F1 और 2F। यहाँ पे चूंकि टू कर्व्ड सरफेसेस हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 फोकल लेंस, दो कर्व्ड सरफेस दो फोकल लेंस। चलिए इसी तरह से बात करें हम लोग कॉन्केव लेंस की। कॉन्केव लेंस में भी दो कर्व्ड सरफेस दो स्फेरिकल सरफेस, एक स्फेरिकल सरफेस इधर हो गया। परफेक्ट स्फीयर नहीं बना है तो आप इसको अपनी कॉपी में जब बनाओगे तो कंपास वगैरह का यूज करना तो परफेक्ट स्फीयर बन जाएगा। एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की ओर C1 और एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की ओर C2। यहाँ पे बोलेंगे 2F2, इसको बोला जाएगा 2F1। एग्जैक्ट सेंटर को हमने बोला O, और ये हो गया इसका वर्चर एग्जैक्ट हाफ में F1 और इधर एग्जैक्ट हाफ में F2।